हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अपडेटेड क्वेश्चन लेवल जो कि नए एग्जाम पैटर्न के अंडर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रिवाइज करना है, चीजों को सीखना है, टिप्स सीखना है, ट्रिक्स सीखना है। जो स्पेशल चीजें लगती जो आपने पहले नहीं सुनी है, पढ़ी है, उनको नोट करना है और साथ में अपने सोम के जो शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करते चलना है। अगर आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट इस पूरे एक महीने के अंदर और आप चाहते हैं कि सर रिवीजन के लिए भी आपको सॉल्यूशन बताइए, तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है, जहां पर आपको मिलेगा 200 प्लस लेक्चर मॉड्यूल, साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज जिसमें 100 से भी ज्यादा टेस्ट हैं, 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव और नया एग्जाम पैटर्न है। और आप प्री क्वालिफाई कर ले हैं तो मेंस के लिए आप कुछ भी कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए हम भी कोई कॉर्नर नहीं छोड़ना चाहते हैं लूप होल का, इसलिए हम यहाँ पे आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं। अगर 10 फुल लेंथ आपके पास हैं तब भी आपको 20 लगाने चाहिए। 10 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये खाली एक ही मोड नहीं, आप एक मोड पार करने के बाद दूसरे मोड को क्वालिफाई करने की तैयारी करना है। लास्ट में जो लेक्चर मॉड्यूल्स और जो प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल रहे हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी कोर्स के अंदर, लैपटॉप पे देख सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी पॉसिबल है, कई सारे फीचर्स के साथ ये कोर्स अवेलेबल है एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सो जाके उसको चेकआउट करें, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूनिट लेक्चर 4th का सेकेंड पार्ट, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और एसएफडी बीएमडी पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एन इलास्टिक मटेरियल पॉइजन रेशियो इज म्यू, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज सी एंड बल्क मॉड्यूलस इज के। P is expressible in terms of K and C as. So यहां पर ये P मिसप्रिंट हो गया है। This is mu is expressible in terms of K and C. पॉइजन रेशो को K और C के फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आपको ये पता है कि E बराबर होता है 9KC के अपॉन में 3K प्लस C, है ना। ये तो E का रिलेशन है, हमसे म्यू का पूछा है, तो म्यू का होता है 3K माइनस 2C अपॉन 6K प्लस 2C या G, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये वाला रिलेशन पूछा है, किस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है? 3K माइनस 2C अपॉन 6K प्लस 2C। सो ये हमारे पास यहां पर रिलेशन है, ये मिसप्रिंट है यहां पर। This will be 3K, so C will be the correct answer, 3K minus 2G upon 6K plus 2G। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइल्ड स्टील बार है जो कि टेपर कर रही है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 450 mm, ये इसकी लेंथ है। डायामीटर एट द एंड आर 36 mm यहां पर होगा, और इधर कितना दिया है? 18 mm, और इस पे लोड लग रहा है, लोड की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 12 किलो न्यूटन। ई दिया है 2 × 10 टू द पावर 5, इलॉन्गेशन पूछा है। टेपर्ड बार के इलॉन्गेशन का फॉर्मूला होता है 4PL के अपॉन में पाई ई D1 D2, तो ये हो गया 4 × 12 × 10 टू द पावर 3, लेंथ हो गया 450 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 × 10 टू द पावर 5, D1 18 × 36। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे गया 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 से गया 6 टाइम्स, 6 6 36। अब ऊपर बचा है 450 × 4, तो इसको हम 900 × 2 भी बोल सकते हैं। 450 × 2 कितना हो जाएगा? 900, और अपॉन में ये आ जाएगा पाई, यहां पे 2 0 बचे थे, मतलब 100 × 18, और यहां पे बचा है 6। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 9 2 18, 2 से ये कैंसल, आंसर आ गया 1/6 पाई mm में, विल बी द करेक्ट आंसर, और 1/6 पाई बी ऑप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माइल्ड स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 40 × 40, द बार इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिग्मा एक्स दे रखा है 310 टेंसाइल एंड सिग्मा वाई 300 कंप्रेसिव। ई दिया है 220 टू द पावर 5, पॉइजन रेशियो दिया है 0.3,
एलोंगेशन बार का बताना है सिग्मा एक्स की दिशा में। तो एलोंगेशन बताना है मतलब लेंथ में चेंज बताना है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन एक्स निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, अगर ये टेंसाइल है और ये कंप्रेशन है तो यहां पर आ जाएगा माइनस का म्यू, और यहां पे हम रखेंगे माइनस सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि ये कंप्रेशन है। जनरली क्या आता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, बट ये कंप्रेशन है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स से हमारे पास 310, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, पॉइजन रेशो है 0.3 और ये बन जाएगा 300 अपॉन में यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 इंटू 10⁵। अच्छा, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन यहां पे क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ। हमें इलॉन्गेशन बताना है लेंथ में, और लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर और हमें mm में बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 300 ये हो जाएगा हमारे पास 390, तो 310 प्लस 90 जो होता है वो होता है 400 अपॉन 2 इंटू 10⁵। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो 3 0 बचेंगे और 2 से जाएगा 2, तो 2 इंटू 10⁵, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 10⁵ इंटू 1.5 मीटर है, और मीटर को हम बोल सकते हैं 1000 mm, तो 10⁵ mm। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास 3 mm, 1.5 इंटू 2 3 mm, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टोटल इलॉन्गेशन, मतलब इस क्वेश्चन में शेप का हमें कोई लेना देना नहीं है। शेप का हम तब यूज करते जब हमसे आपका वाई डायरेक्शन में पूछा होता या जेड में पूछा होता। हमें एक्स में पूछा है तो एक्स में चेंज कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन निकाल लिया और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फिक्स्ड एट वन एंड, free at the other end, and of varying cross section is shown in the figure, subjected to load 2p at the free end। मतलब हमारे पास एक स्टेप्ड बार दे रखी है, 3 बार है सीरीज में, ये है बार नंबर 1, ये है बार नंबर 2 एंड ये है बार नंबर 3। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं लोड सब में सेम होता है, मतलब P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर 2p जो फ्री एंड पे लोड लग रहा है। लेंथ तीनों की सेम है, एरिया तीनों का अलग अलग है, ठीक है। अब यहां पर एलिमेंट बोल रहा है एक ही एलिमेंट है, मतलब यंग मॉड्यूलस जो होगा वो तीनों का सेम हमें मानना होगा। हमें पूछा इलॉन्गेशन बताओ, तो सीरीज में टोटल इलॉन्गेशन बराबर होता है Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3। डेल्टा कितना होता है, PL अपॉन E, सब में लोड सेम है तो उसको P को हम कॉमन ले लेते हैं, E भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। लोड कितना है 2p और E, और पहले वाले की सबकी लेंथ भी सेम है तो लेंथ को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, सबकी लेंथ सेम है। अब एरिया कितना आएगा, तो इसका एरिया है A प्लस दूसरे का जो एरिया है वो है 1/3A, और तीसरे का जो एरिया है वो है 1/A/2, A/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2pL अपॉन AE, A भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां पर बचेगा 1/1 यानी 1 प्लस 1/3, A बाहर आ गया और A/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस वो 2 बचेगा। अच्छा, 2 + 1 होता है 3, और 3 + 1/3 मतलब 3.33 है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3.33, और 3.33 इंटू 2 हो जाएगा 6.67 PL अपॉन A। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो 6.67 PL अपॉन A ऑप्शन के अंदर ही अवेलेबल है, सो A विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है चेन वर्किंग अ क्रेन हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 625 mm²। मतलब हमारे पास एक चेन है और उस चेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 625 mm² एंड ट्रांसमिट ए लोड ऑफ 10 kN। इस पे 10 का लोड लग रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हेन द लोड इज बीइंग लोवर्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40 मीटर पर मिनट, जब इतने रेट पर लोड लगाया गया तो चेन एकदम से जैम हो गई, ठीक है, और यहां पे चेन आके रुक गई। एकदम से जब रुकी
तो जो चेन की लेंथ थी अनवाउंड इज 10 मीटर, मतलब उसमें कोई वाउंड नहीं थे। तो ऐसे केस में जब यहां पर इसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी थी, 10 मीटर। आगे बोल रहा है अज्यूमिंग ई बराबर 200 गीगा पास्कल, ई को हम मान ले 200 गीगा पास्कल, द स्ट्रेस इंड्यूस इन द चेन एट दिस सडन जेमिंग इज, जैसे ही जेम हुआ उस समय स्ट्रेस कितना आएगा, तो इसको समझना। जैसे ही जब हम उस रेट पर, जब हम उस पे लोड लगा रहे थे उस रेट से, तो वो जो एक्चुअल में हमें दे रखी है ये वेलोसिटी है 40 मीटर पर मिनट को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूं तो वो 40/60 होगा, मतलब वो आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड। इस रेट पर हम लोड लगा रहे थे। तो इस समय, इसके बाद शुरुआत में जब वो जेम नहीं हुआ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे ही वो यहां पर जेम हो गया, जेमिंग कंडीशन आ गई, तो वो कुछ खिंचाया होगा फिर यहां पर, और उसमें कुछ यहां पे डिफॉर्मेशन आए होंगे। तो इस डिफॉर्मेशन के कारण अब इसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, स्ट्रेन एनर्जी। मतलब कि जब जेमिंग होगा तो उस समय एक्चुअल में एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी उसका लॉस होगा, और देयर विल बी गेन इन स्ट्रेन एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन स्ट्रेन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ये भी गलती कर सकते हो, आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपने स्ट्रेस वर्ड पढ़ा और सडन वर्ड पढ़ा, तो अब सडन के कारण स्ट्रेस निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है 2p/a। तो आप 2 इंटू 10 और अपॉन में 625 कर दोगे, तो वो इससे मैच ही नहीं होगा, वो आंसर ही अलग आएगा। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना ही नहीं, इसमें अलग ही कॉन्सेप्ट है कि जब हम इस रेट से लोड लगा रहे थे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आगे बढ़ती जा रही है, उसमें एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही हमने उस रेट पे लोड लगाया, जब 10 मीटर लेंथ हुई तब वो एकदम से जैम हो गई, रुक गई, तो वो कुछ खिंचाएगी नीचे, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जितना नुकसान होगा वही एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का गेन होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी बराबर स्ट्रेन एनर्जी का गेन, टोटल हमें लेना है, तो हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e कर दे, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और इनटू में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, वॉल्यूम मतलब वी कट। तो जब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया हाफ। अब हमें एम रखना है, एम की यूनिट है केजी, हमें लोड दे रखा है, तो लोड बराबर कितना है, 10 किलो न्यूटन। इसको मास के फॉर्म में रखेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ ये तो हुआ न्यूटन, हमें किस में लाना है, केजी में। तो हम जानते हैं 1 केजी बराबर 9.81 न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन में से केजी में जाना है तो हमें 9.81 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ये केजी में आएगा। तो 10⁴ अपॉन 9.81, ठीक, ये हो गया हमारे पास। और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर तो निकालना है, 2 यहां पर है, सब कुछ न्यूटन और मीटर में रखें, तो ये 200 और यहां पर है गीगा पास्कल, तो ये 10⁹ पास्कल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम तो लेंथ तो 10 मीटर है, एरिया 625 mm स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो वो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बनेगा एरिया, mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। और ये हमने गीगा पास्कल को पास्कल में ही रखा है, तो उसके लिए 10⁹ आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कुछ आएगा 120.4 10⁻6। पूरा सॉल्व करने पे, आप सॉल्व करिए उसको, पूरा सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 10⁻6 पास्कल। और इसको हम 10⁻6 पास्कल को हम क्या बोल सकते हैं, मेगा पास्कल। तो 120.4 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम अच्छा है, क्वालिटी क्वेश्चन है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, 120.4 मेगा पास्कल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट साइकिल द इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज रेज्ड एंड द इलास्टिक लिमिट इन कंप्रेशन इज लोवर्ड। मतलब डक्टाइल मटेरियल के अंदर कंप्रेशन में इलास्टिक लिमिट कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई, और टेंशन में जो स्ट्रेंथ है वो उसकी थोड़ी सी बढ़ गई है, डक्टाइल मटेरियल है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना है, इसका नाम एनीलिंग इफेक्ट नहीं होता। एनीलिंग जो होता है
वो हीट से संबंधित है, हीट ट्रीटमेंट है एनीलिंग। एनीलिंग और क्वेंचिंग दो वर्ड होते हैं और दोनों हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं। एनीलिंग और एक और टर्म कौन सी है, क्वेंचिंग। ये दोनों हीट ट्रीटमेंट है जो स्टील को दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो एनीलिंग और क्वेंचिंग दोनों का संबंध हीट ट्रीटमेंट से है। स्ट्रेन रेट इफेक्ट का मतलब है कि आप स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, स्ट्रेन अपॉन टाइम। फटीग इफेक्ट का मतलब साइक्लिक लोड से है, साइक्लिक लोड लगने पे मटेरियल फेल हो जाता है, वो फटीग होता है। इसका सही आंसर है बॉशिंगर इफेक्ट। बॉशिंगर इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी डक्टाइल मटेरियल में आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, तो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। और इसी प्रभाव को सबसे पहली बार बॉशिंगर नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा था, इसलिए इसे बॉशिंगर इफेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट साइकिल, अगर बहुत बार उस पर टेंसाइल टेस्ट लगाएं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कंप्रेशन घटती है, यह भी बॉशिंगर इफेक्ट है। और अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब कि डायनामिक लोडिंग आए, जैसे विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, तो दोनों ही स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यह भी बॉशिंगर की फाइंडिंग थी। अगर डायनामिक लोड लगे, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो, विंड लोड, सिस्मिक लोड, साथ में अल्टरनेट टेंशन कंप्रेशन हो, तो दोनों कम होगी, यह भी बॉशिंगर है। और अगर बार बार टेंसाइल टेस्ट लगाएं तो टेंसाइल बढ़ेगी, कंप्रेशन कम होगी, यह भी बॉशिंगर इफेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अ स्टील रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज एट टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा हमें दे रखा है 12 इंटू 10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। एंड ई बराबर 200 गीगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब 200 गीगा पास्कल, 10 की पावर 9 पास्कल। टेम्परेचर जो बढ़ाया वो 65 डिग्री कर दिया 15 डिग्री से, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले 15 था, फिर 65 कर दिया। व्हाट इज द फ्री एक्सपांशन ऑफ द लेंथ? तो फ्री एक्सपांशन का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल अल्फा टी। लंबाई कितनी है, 15 मीटर, mm में निकालेंगे तो 10 की पावर 3 mm के लिए। अल्फा है 12 इंटू 10 की पावर -6 और यह है हमारे पास यहां पर 50। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे जाएगा -3 और -3 -2, तो 15, 12 5 हो जाएगा 60 इंटू 15, ये हो जाएगा 60 इंटू 15 और 10 की पावर -2, और फिर 15 इंटू 60 होता है 900, 10 टू दी पावर -2, मतलब ये आ जाएगा 9 mm। तो विदाउट कैलसी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 mm दो ऑप्शन में। अब आगे पूछ रहा है अगर एक्सपांशन पूरी तरह से रोक दिया जाए तो स्ट्रेस कितना आएगा। तो अगर एक्सपांशन प्रिवेंटेड हो तो थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका अल्फा टीई। तो अल्फा है 12 इंटू 10 टू दी पावर -6, टेम्परेचर है 50 और ई है आपके पास, ये मेगा पास्कल में बताना है, तो इसको हम बोल सकते हैं 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 मेगा पास्कल, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितने 5 जीरो हैं और इससे जाएगा तो 1 जीरो बचेगा, और 1 जीरो और 50 का 1 जीरो तो 5 बच जाएगा। 12 5 होता है 60 और साथ में हमारे पास यहां पर एक आएगा 2, तो ये 60 इंटू 2 आ जाएगा 120 मेगा पास्कल, मतलब ये वाला सही है। अगर इसमें पूछते कि जब फ्री एक्सपांशन हो रहा है तब स्ट्रेस कितना है, तो फिर आपका आंसर होता है 9 mm और 0, क्योंकि जब फ्री एक्सपांशन हो रहा है तब स्ट्रेस नहीं आता है। और यह आपसे पूछे कि जब एक्सपांशन रोक दे तब कितना स्ट्रेन जनरेट होगा और स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेन 0 होगा और स्ट्रेस इतना आएगा। आगे बढ़ेंगे। A bar of uniform rectangular section of area A is subjected to an axial tensile load. Its Young modulus E in Poisson ratio 1/m. Volumetric strain कितना होगा? एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन की हमारे पास एक बार है, ठीक है, और उसमें हमने क्या करा है, एक्सियल लोड लगाया है, लेंथ की दिशा में हमने इस पे लोड लगाया है, एक ही दिशा में लोड है।
इसका मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन ए, इसका एरिया अगर ए मान ले तो ये तो लेंथ हो गई। साथ में यहां पर सिग्मा वाई भी जीरो है, सिग्मा जेड भी जीरो है। हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है 1 - 2 μ/e, और ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स वाई जीरो, सिग्मा जेड जीरो, सिग्मा एक्स हमारे पास है 1 - 2 μ, म्यू को हम 1/m भी बोल सकते हैं, तो वो 2 के अपॉन में 2 μ/e, और सिग्मा एक्स की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, P अपॉन ए, तो P अपॉन ए के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1 - 2/m, और यहां पर आ जाएगा P के अपॉन में ए। ठीक, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, P अपॉन ए को बोल सकते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस अपॉन ई को बोल सकते हैं स्ट्रेन। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 - 2/m और इंटू स्ट्रेन इन लेंथ या स्ट्रेन इन एक्स। ऐसे भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एक्सप्रेस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर केस में। आगे बढ़ेंगे। व्हेन अ राउंड बार मटेरियल विथ डायामीटर ऑफ 37.5 mm, लेंथ 2.5 मीटर 2.4 मीटर, यंग मॉड्यूलस दे रखा है, शियर दे रखा है, इज स्ट्रेस्ड फॉर 2.5 mm। देखो डेल दिया है हमें, डेल हमें कितना दिया है 2.5 mm, लेंथ दी है 2.4, तो इससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। डायामीटर हमें दे रखा है 37.5, डायामीटर में चेंज नहीं है तो हम पॉइजन रेशो नहीं निकाल सकते, बट हमें ई दिया है। तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। सिंपल तरीका जो है वो है ई बराबर 9 kg के अपॉन में 3k प्लस जी, ये रिलेशन है हमारे पास। ई हमें दे रखा है 110, तो ये हो गया हमारे पास 110 इंटू 3k हमसे पूछा है, जी हमारे पास है 42, और बराबर 9 इंटू के इंटू 42। बस इसको हमें सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 330k प्लस 40 इंटू 110 बराबर 9 इंटू 42 इंटू के। ठीक है, 9 इंटू 42 कितना होगा, 42 इंटू 9, दिस विल बी 378, और 378 में से अगर हम 330 माइनस कर दें, दिस विल बी 48, ये जाएगा उधर, तो हमारे पास बचेगा 48k बराबर 42 इंटू 110, तो k बराबर कितना आ जाएगा 42 इंटू 110 अपॉन 48, तो ये हो जाएगा 7, हमारे पास 6 8 जा 48 और 6 7 जा 42, और ये आ जाएगा हमारे पास 770 डिवाइडेड बाय 8, दिस विल बी 96.25, 96.25। तो ये के का हमारे पास आंसर आ गया। इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी है, बट सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें एक और तरीका क्या है कि आप पहले E और G का फॉर्मूला E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, उससे म्यू फाइंड करो, निकाल लिया, और फिर E और K का रिलेशन है E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, तो उसमें म्यू रख दो और E रख दो, उससे K आ जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। बट उन्हीं दो फॉर्मूलों से ये रिलेशन बना है, तो इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अ स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग 20 mm वाइड एंड 50 mm थिक इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। ठीक है, पॉइजन रेशो दे रखा है, यंग मॉड्यूलस दे रखा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो आप जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, स्टील बार है, 2 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, 15 mm, ठीक है, टेंसाइल लोड लग रहा है 30 का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, और इनटू में यहां पे क्या आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा वाई तो है नहीं, सिग्मा जेड भी नहीं है, सिग्मा एक्स दे रखा है क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है 30 का, तो ये हो गया 1, म्यू कितना है 0.25, तो वो हो गया 0.5, क्योंकि 0.25 इंटू 2। अच्छा, फिर हमारे पास E कितना है, E हमारे पास है 200 गीगा पास्कल,
ठीक है, गीगा पास्कल। और इसको हम गीगा पास्कल मतलब 10⁹ और न्यूटन पर उसमें एमएम में ही रखते हैं। तो इसको हम यहां पर न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर देते हैं, जो कि 10⁹ होता है। 10⁶ पास्कल जो बचेगा वो मेगा हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम। इस स्ट्रेस को लोड अपॉन एरिया बोल सकते हैं, और लोड हमारे पास है 30 किलो न्यूटन, तो 30 × 10⁻³ अपॉन में एरिया करना पड़ेगा। एरिया दिया है 20 mm वाइड है, 15 mm ठीक है, तो 20 और 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, हमें ओरिजिनल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बनेगा, 20 × 15 और इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2 मीटर, उसको भी mm में करेंगे तो 2 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, 2 से गया तो हमारे पास 100 बचा, 100 से इसका गया तो ये 2 जीरो खत्म होगा, 1 जीरो बचेगा, तो ये तो हमारे पास बचा 300 और ये आ गया 0.5। 300 का आधा 150 mm³ विल बी दी आंसर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 150 mm³ आंसर हो गया। ठीक, स्ट्रेस होता है P अपॉन एरिया और फिर उसमें A इंटू लेंथ करेंगे तो A से A कट गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज अ टाई बार 50 mm क्रॉस 8 mm इज टू कैरी ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। ठीक है, एक बार है जिसका एरिया है 50 क्रॉस 80, उस पर लोड कितना आ रहा है 80 किलो न्यूटन। एक स्पेसिमेन लिया, नमूना उसी क्वालिटी का, स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 250 mm²। तो हमें स्पेसिमेन की डिटेल दी हुई है, स्पेसिमेन का एरिया दिया हुआ है 250 और स्पेसिमेन स्टील का है ये बोला है। आगे बोला है इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन इज 125, स्पेसिमेन जो मैक्सिमम लोड कैरी कर पाया वो 125 किलो न्यूटन है, तो गेज लेंथ कितना होगा। अब देखो, स्पेसिमेन मतलब नमूना जिसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और हमारे पास जो बार है, टाई बार है, वो लोड ले रही है 80 किलो न्यूटन और उसका एरिया हमें दे रखा है 50 क्रॉस 8। तो हम जो टेस्टिंग करते हैं, गेज लेंथ मतलब जितने लेंथ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसे गेज लेंथ बोलते हैं। तो गेज लेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है, वो होता है 5.65 √, गेज एरिया। ये जो एरिया होता है ये स्पेसिमेन का नहीं, ये बार का एरिया होता है। ठीक है, हम इस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जितनी लेंथ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम बार पे टेस्टिंग करते हैं, स्पेसिमेन के बारे में पता करते हैं इनका यूज कर कर। ठीक है, मतलब स्पेसिमेन जिसका बारे में हमें पता करना था और हमने उसके लिए एक छोटा सा उसका बार लिया, टेस्टिंग इस पे करी, तो गेज लेंथ इज 5.65 रूट गेज एरिया, तो एरिया इसका नहीं, एरिया इसका लेना पड़ेगा। तो 5.6 √, यहां पे हम कर देंगे 50, 8 5 40 और ये 400 आ जाएगा, 400 ये बन जाएगा 20, तो 5.6 × 20 मतलब ये 56 × 2 हो जाएगा, जो कि लगभग हमारे पास 112, यानी लगभग 112 के आसपास कुछ आंसर आएगा। 112 और 112 मतलब ये सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 113 ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, आप एग्जिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड इज शोन इन द गिवन फिगर, बेंडिंग मोमेंट एट ई वुड बी। देखो, इसमें आप सबसे पहले ये समझना कि यहां पर अगर आपको शॉर्टकट अप्रोच से मैं बताऊं तो जब यहां पर भी कपल हो और इधर भी कपल हो, दोनों सेम हो, तो ये दोनों कपल कट जाते हैं और इससे कोई वर्टिकल रिएक्शन नहीं आती, ना ही शेयर फोर्स आता है। तो अब बचे ये 3 लोड, टोटल लोड कितने लग रहे हैं 4 and 4, तो ये हो गया 8, मतलब यहां पर आएगा आधा, यहां पर रिएक्शन आएगी 4 टन की और यहां पे रिएक्शन आएगी 4 टन की। अब बेंडिंग मोमेंट कहां पूछा, ई पर पूछा है। जब मैं ई पर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा राइट साइड से तो कितना आएगा 4 × 2, ऊपर मोड़ा तो प्लस 4 × 2, फिर ये वाले भाई साहब मोड़ रहे नीचे तो माइनस का 2, फिर ये वाले मोड़ रहे नीचे माइनस का 2 × 1,
तो ये हमारे पास 8 माइनस 4 विल बी 4 किलो न्यूटन मीटर। पॉजिटिव आया मतलब सेगिंग आंसर होगा। सो 4 का सेगिंग विल बी दी करेक्ट आंसर। 4 टन मीटर, नॉट किलो न्यूटन मीटर, 4 टन मीटर। क्लियर है? तो ये हम शॉर्टकट अप्रोच अगर आपके पास है तो आप उससे स्पीड में निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास लॉन्ग कट अप्रोच है। ठीक है, लॉन्ग कट अप्रोच क्या है भाई? सबसे पहले वीए बीबी निकालो, तो ये वीबी निकालो और ये वीए निकालो। अगर आपने एसएफडी बीएमडी कॉन्सेप्ट मेरी क्लासेस के साथ पढ़े होंगे तो इस शॉर्टकट अप्रोच आपको पता होगी। आपको बताया था जब सिंगल सपोर्ट बीम में 2 कपल लगे सेम नेचर अपोजिट डायरेक्शन तो कट जाते हैं, उनको भूल जाओ। तो जितना ये है सिमेट्रिक लोडिंग है, आधा इधर आधा इधर, इसलिए 8 है तो 4 ये हो गया था। नहीं आता है वो अप्रोच तो पहले वीए बीबी निकालो, तो वीए प्लस वीबी बराबर, कपल तो आएंगे नहीं, ये हो गया 8 पहली इक्वेशन। अब हम मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे ए के अबाउट, तो ये हमारे पास बनेगा वीबी इंटू में 1 2 3 4 वीबी इंटू 4 -2 इंटू 3 -4 इंटू 2 -2 इंटू 1 बराबर होगा 0। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना हो गया 2, 4 2 8 और ये हो गया 6, ये पूरा हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में 2 यहां पे आ गए हमारे पास 18। वीबी इंटू 1 2 3 4, तो वीबी इंटू 4 -2 इंटू 3 -4 इंटू 2 -2 इंटू 1, और एक ये भी 2 आएगा, है ना, इसको हम भूल गए। तो ये इसका अपोजिट लग रहा है, तो यहां पर ये वाला जो बनेगा ये बनेगा प्लस का 2 बराबर 0। तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 तो आपस में कट गए। तो 8 और 2 10 और 10 और 6 16, 16/4 मतलब वीबी 16/4 मतलब वीबी प्लस का 4, तो वीएबी प्लस का 4। बस फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 आ गया 4 आ गया, बट इसमें टाइम बहुत लग गया, और कॉमन सेंस लगाओ तो जब हम यहां पर लेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ इसका इफेक्ट आएगा। आंसर विल बी 4 सेकेंड। नेक्स्ट इज इफ लोड एंड रिएक्शन ऑन द बीम आर शोन इन द गिवन फिगर। इसमें हमें लोड एंड रिएक्शन दे रखी है, तो इसका थ्रस्ट डायग्राम बनाना है। थ्रस्ट डायग्राम मतलब एक्सियल फोर्स डायग्राम, हॉरिजॉन्टल फोर्स डायग्राम, टेकिंग टेंशन पॉजिटिव। तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम अगर आपको बनाना नहीं आता तो उसका साइन कन्वेंशन में आपको बता दूं, मैंने तो क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, थ्योरी क्लास के अंदर। अगर आपका ऐसा लोड लग रहा है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है, और अगर ऐसा लोड लग रहा है तो इसको नेगेटिव माना जाता है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है लेफ्ट है, मतलब राइट में उधर लगे तो पॉजिटिव और राइट में हमारी तरफ लगे तो नेगेटिव। अब अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, ये हमारा बी पॉइंट है, फिर हमारा कुछ दूर बाद ई पॉइंट है, फिर कुछ दूर बाद डी पॉइंट है, फिर कुछ दूर बाद सी पॉइंट है, और फिर कुछ दूर बाद ए पॉइंट है। अब अगर हम देखें, पहले राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट से बनाते हैं। हम राइट वाला याद रख लेते हैं, राइट में हमसे दूर तो प्लस, राइट में हमारी तरफ तो माइनस कर देंगे। अब इधर आए, यहां पे कोई फोर्स है क्या? नहीं। यहां पे कोई फोर्स है? नहीं। यहां कोई फोर्स है? नहीं। ई पर पहुंचे, फोर्स है? हाँ है। ई पर कितना है? 4 का उधर, तो 4 का उधर है, उधर मतलब प्लस, तो अब ई से चालू होगा डायग्राम, 4 का प्लस ऊपर बनाएंगे। फिर डी तक कुछ और है क्या? डी तक कुछ और आया क्या? अभी डी के पहले पहले नहीं, तो यहां तक सेम चलेगा। अच्छा, अब डी पर पहुंचे तो क्या आया? 4.242 हमारी तरफ, हमको दबा रहा है मतलब माइनस, तो 4 का प्लस और 4.24 माइनस का होगा, तो वो नीचे आ जाएगा और यहां पे बचेगा 0.242 माइनस का, फिर यहां तक सेम चलेगा। फिर जब सी पर पहुंचेंगे तो सी पर यहां पर हमारे पास फोर्स कितना है? 3.464 का उधर, उधर मतलब प्लस, तो अगर 0.242 में माइनस का 0.242 में हम 3.464 को जोड़ देंगे तो 3.22 आएगा प्लस का, मतलब अब हम प्लस में जाएंगे और फिर यहां तक पूरा सेम रहेगा। अब इसी चीज को आप उधर से भी बनाएंगे तो सही
होगा, गलत नहीं होगा। इधर से लोगे तो इसमें पहले लेफ्ट आएगा। लेफ्ट के क्या नियम है, इधर लग रहा है तो प्लस, उधर लग रहा है तो माइनस। तो इधर लग रहा है मतलब प्लस, तो प्लस का 3.22, ये रहा 3.22 प्लस का। फिर यहां तक सेम गए, फिर 3.464 उधर, उधर मतलब माइनस, तो 3.22 में से 3.464 माइनस करोगे तो माइनस का 0.2242 आ जाएगा। फिर उतना सेम चला, फिर यहां तक माइनस, फिर उधर गए तो प्लस, तो 4.242 में से अगर हम 0.242 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, और फिर यहां तक खत्म, और फिर ये सा। तो सही डायग्राम कौन सा दिख रहा है, ये वाला। इसमें यहां कोई लोड नहीं है और इतने में लोड है, इसका मतलब ये तो वैसे भी गलत है, यहां डायग्राम बना रहा है, ये भी गलत है, ये और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और आप इसको खुद फील करें, यहां पर ये जो है ये लोड ऐसे लग रहा है, मतलब ये कुछ खींच रहा है, टेंशन, मतलब यहां टेंशन आएगा, तो ये तो नेगेटिव दे रखा है, इसलिए ये भी गलत है। तो ज्यादा नहीं आता हो तो कॉमन सेंस से भी आप बिना सॉल्व करे भी उसे टिक कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, फॉर द बीम शोन इन द गिवन फिगर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, वैल्यू ऑफ L1 कितना होगा। देखो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। स्पेशल केसेस को मैं गोल्डन प्रॉब्लम बोलता हूं एसएफडी बीएमडी की, और इसके कई सारे मैंने केसेस, 7 केस बनते हैं, वो सारे करा रखे हैं। इसमें ध्यान रखना, जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बनता है वो बनता है L स्क्वायर माइनस 4 L1 का स्क्वायर। L इन सपोर्ट के बीच की दूरी और L1 ओवरहैंग की दूरी। और जो ये वाली नेगेटिव वाली बनती है, ये बनती है W L1 स्क्वायर बाय 2। अब इसमें आपको दो रिजल्ट ध्यान रखने, अगर आपसे बोले सेगिंग और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट का सेम हो तो L और A में क्या रिलेशन होगा, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। L स्क्वायर माइनस 4 L1 स्क्वायर बराबर W L1 स्क्वायर बाय 2, ये से 4 W से W कैंसल, L स्क्वायर माइनस 4 L1 और ये भी 4 L1, तो ये हो जाएगा 8 L1 स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो L1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा L के अपॉन में √8 जो कि होता है 2√2, और 2√2 की वैल्यू पूछें तो 1/√2 0.7 का भी आधा, मतलब 0.353 L होगा। तो सही आंसर क्या है यहां पर, 1/2√2। इसके और भी कुछ वैरायटीज हैं, वो हम अगले सेशंस के अंदर जब एसएफडी बीएमडी को और आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन और कुछ कॉन्सेप्ट्स एसएफडी बीएमडी के, ऐसे ही और इफेक्टिव सेशन में मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस सेशन का पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे, यहां से आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो दिया हुआ है इसको आप ज्वाइन करें ताकि आप एंड में पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।